सभी को नमस्कार। आप सबको सर्वविदित है कि आरपीएससी ने आज व्याख्याता भर्ती बहुप्रतीक्षित व्याख्याता जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। आप सब देख पा रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में विभिन्न 24 विषयों से संबंधित आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक दो दिन पहले न्यूज़ भी थी कि बहुत जल्द इसका 2200 पदों पर विज्ञप्ति है जो आएगी, क्योंकि ये कई कारण हैं। आपके बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं कि बहुत कम संख्या में इसके पद आए हैं, भर्ती छोटी है, कौन कौन से विषय में किस प्रकार के पद हैं, इस पर हम विस्तृत जानकारी आज जुटाएंगे। तो आप सबको सबसे पहले तो हमारी तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना है कि आप अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर स्टार्ट कर दें। अभी भी हमारे पास खूब समय है, इसमें कोई परीक्षा तिथि नहीं दी गई है एक बार। तो आप आराम से निश्चिंत रूप से जहाँ भी हैं, ग्रेड फर्स्ट के लिए यदि आप पहले से समर्पित हैं और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ आपने जो तैयारी है उसको आप रेगुलर रखें, चाहे आप किसी भी विषय में। कई बार जब नया नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी आती है तो उस समय हम एक बार डिमोलाइज हो जाते हैं कि पदों की संख्या कम है। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो अपने जहन में कहीं ना कहीं रहते हैं, तो उस पर पूरी हम जानकारी इसके अंदर रखेंगे। तो आप सबको सबसे पहले इस विषय में मोटा मोटा रूप से जानकारी हो चुकी है कि यह भर्ती आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक मतलब व्याख्याता एवं कोच स्कूल शिक्षा ग्रेड फर्स्ट, जिसको पीटीआई फॉर ग्रेड फर्स्ट बोलते हैं, कि विभिन्न 24 विषयों के कुल 2022 पदों पर 2202 पदों पर यह भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी विभाग के कुल रिक्त पदों की कमी वृद्धि की जा सकती है। बहुत बड़ी बात है कि इसमें कमी की संभावना तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से मान के चलें कि पदों में वृद्धि होगी, क्योंकि जब आप व्याख्याता की भर्ती करवा रहे हैं तो इस भर्ती में आप मान के चलें कि कम पद नहीं हो, बढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्याता स्कूल लेक्चरर की बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अभी जो डीपीसी का कार्य है वो चल रहा है, अंतिम चरण में है। तो यदि डीपीसी कंप्लीट होगी उस समय इन पदों में निश्चित रूप से ये मान के चलें कि पदों में वृद्धि होगी। अभी जो पद हैं वो 2202 पद इन्होंने दिखा रखे हैं, लेकिन ये पद वो है क्योंकि आपने 2023 में चुनाव थे उस समय आपने एक सुना था जिक्र की 2200 जो पद पुराने पद जो सर्जित किए गए थे उन पदों को ही उस समय आरपीएससी को भिजवाने की बात की जा रही थी। आज भी वही पद हैं, लेकिन इसमें पिछले एक साल में 2 साल के अंदर जो रिटायरमेंट हुए हैं, पद जो नए पद स्वीकृत हुए हैं, स्कूल नए काफ़ी खोले थे गहलोत सरकार में, उन पदों का जो वर्गीकरण अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। तो जब उनकी संख्या इसके अंतर्गत जोड़ी जाएगी, ऐड उन्हें किया जाएगा, तो ये पद लगभग आप मान के चलें 8,000 से 10,000 तक इनकी संख्या पहुंचेगी। इससे अधिक ही है, कम नहीं होंगे। तो ये निश्चित रूप से मान के चलें कि इसमें पद कम नहीं है, अधिक संख्या में पद आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो संख्या दी गई है उससे कहीं 3 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है, 4 गुना से भी आसपास ये पद आपको देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रूप रहिए कि इस संख्या इनमें जैसे ही डीपीसी का कार्य पूर्ण होगा उसमें हो सकता है समय लगे। आपने ये भी देखा होगा कि इसमें किसी भी प्रकार का डेट या कुछ ऐसा नहीं लिखा गया, पहली लाइन में ये लिखा गया है कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, एग्जाम से पहले भी कर सकते हैं। आगे हम देखें, अब पदों का हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि पद के अंदर हम सबसे पहले हमेशा की तरह हिंदी ने बाजी एक बार फिर मारी है। हिंदी विषय के सबसे ज्यादा पद यहाँ दिए गए हैं, 350 पोस्ट हिंदी विषय की रही है। कारण है इसका क्योंकि हिंदी विषय राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंतर्गत दो, एक तो अनिवार्य हिंदी विषय और एक आपका साहित्य, डबल पोस्ट हर स्कूल में होती है। तो इस कारण से हमेशा से ये रहा है कि इसकी जो संख्या है ग्रेड फर्स्ट के अंदर अधिक रही है। आज भी नंबर 1 पे है, 350 हिंदी विषयों के पद यहाँ दिए गए। इसके बाद हमारी जो इंग्लिश है 325 नंबर 2 पर है, संस्कृत 64 पद है, राजस्थानी 7 पद है, पंजाबी के 11 पद है, उर्दू के 26 पद है, हिस्ट्री के आपके 90 पद है, पॉलिटिकल साइंस के आपके 225 पद है, पॉलिटिकल साइंस के आपके 225 है, ज्योग्राफी के 210 है, इकोनॉमिक्स के 35 पद है, सोशियोलॉजी के 16 पद हैं, होम साइंस के 16 हैं, केमिस्ट्री, अब हमारे जो साइंस के विषय हैं उसमें हम बात करें, केमिस्ट्री के अच्छे पद हैं 36। अब बहुत से साथी ऐसे भी हैं कि सर पद साइंस के अंदर बहुत कम है,
आप निश्चिंत मान के चलिए ये वो पद है जो पहले से खाली थे। अभी जो डीपीसी होने के बाद हो सकता है इन पदों में तिगुनी चौगुनी वृद्धि होगी। तो आपकी जो पुराने वाली संख्या है, जैसे लगातार 150 से 200 के बीच में जो पद आते हैं, वो आपके निश्चिंत रूप से उतने पदों पर भर्ती आएगी। चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स में संख्या और बढ़ेगी। इसका कारण है कि डीपीसी में जो पद शामिल किए गए हैं, जैसे कुछ बड़ी भर्तियां पहले आई थी उनमें डीपीसी, जैसे बायोलॉजी में 2016 में काफ़ी पद थे, केमिस्ट्री में थे, तो उनकी डीपीसी अभी नहीं हुई है। आगामी दिनों में उनकी डीपीसी होगी, हो सकता है इस भर्ती में ना आगे में हो, लेकिन फिर भी 2011 में जो लगे हुए लेक्चरर हैं, 2013 में हैं, 15 तक डीपीसी का कार्य हुआ है, तो वहाँ पद काफ़ी संख्या में खाली हुए हैं। एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ सीट, जो नई सीटें बायोलॉजी के अंदर या स्कूल लेक्चरर में साइंस विषय में नहीं मिली, तो उस कारण थोड़ा सा ये हमें नुकसान है। लेकिन फिर भी आप ये निश्चिंत मान के चलें कि आपके जो 150 से 200 पद हैं वो आपको निश्चिंत रूप से मिलेंगे। यहाँ जो जिस तरह से लगातार पुरानी जो भर्तियां आई हैं उनमें आपके 150 से 200 पद रहते हैं, वो पद आपके निश्चिंत रूप से इसमें रहेंगे। इसी तरह फिजिक्स के अंदर अच्छे पद हैं, 147 पद पहले से दे रखे हैं। इसके साथ साथ मैथ के 153 है, बायोलॉजी में 67 पद दिए गए हैं। तो ये आप निश्चित मान के चलें कि इनमें पदों में जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। कॉमर्स में 340 हैं, अच्छे पद हैं, बड़ी भर्ती है कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स विषय में इतने पद आते नहीं हैं। पहली बार मैंने देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में पद आए हैं, तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार मौका है। लगभग 100-150 पद हमेशा पूछे जाते हैं, तो 340 पद कॉमर्स के लिए एक वरदान है, अभिशाप है। आप अच्छी तैयारी कीजिए, आने वाले समय में इनकी पदों में भी संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो ये पद 500 के आसपास जाएंगे, जो आज तक की कॉमर्स की सबसे बड़ी भर्ती होगी। ड्राइंग है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन में आपके 37 है, कोच रेस्टिंग है, कोच खो खो है, कोच हॉकी है, कोच आपका फुटबॉल है। इन विषयों के आपके पद यहाँ दिए गए। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे, तो आगे हमारा जो हम बात करते हैं, आगे में इसमें देखें तो आगे नोट कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17/2013 के अनुसार किसी विशेष वर्ग में सीधी भर्ती अनुसूचित जाति अनुसूचित, ये हमारा रिजर्वेशन से संबंधित नोटिफिकेशन है, जो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप पुराने तरीके से जिस तरीके से आपने देखा है वो सेम चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, हॉरिडेंटल आरक्षण वगैरह के बारे में बता रखा है। अब यहाँ हम देखें काम की जो चीज़ है हमारे, नोट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने की ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि में ऑनलाइन आवेदन को प्रत्याहरित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। असत्य गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने में प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शैक्षणिक योग्यता जिस तरीके से आपको आगे दे रखी है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रख के अपने फॉर्म अप्लाई करना है जब भी आप परीक्षा। निश्चित रूप से देखो, पूरी विज्ञप्ति को पढ़ना संभव नहीं है, आप सबके पास मोबाइल हैं, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, तो ये विज्ञप्ति आप थोड़ा सा जब भी फॉर्म फिल करें तो इन विज्ञप्ति को आपको अच्छे से कवर पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ के ही एक एक चीज को नोट करके कई कुछ बदलाव इसमें किए गए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है कि कोई बालक या पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आप एमएससी सेकेंड ईयर में है, एमएससी फाइनल में है या एमए फाइनल में, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं कि सर इसमें क्या होगा। जैसे आप एमए सेकेंड ईयर के अंदर है और परीक्षा से पूर्व, ये आपका रिजल्ट से पूर्व नहीं है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि परीक्षा से पूर्व, परीक्षा की तिथि आपकी जैसे 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर से पहले आपके पास उस विषय की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट रिजल्ट आपका फाइनल ईयर का आ जाना चाहिए। जैसे आप एमए ज्योग्राफी से कर रहे हैं और आपका दूसरा साल है, लेकिन आपकी जो परीक्षा जिस दिन होगी उस दिन आपको ये सबूत देना होगा कि मैं क्लियर हूं, मेरी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। परीक्षा से पूर्व, ये आपका रिजल्ट से पूर्व नहीं है, परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत आपको देना होगा। मतलब जिस दिन आपका एमए कंप्लीट हो रहा है उस दिन से पहले, परीक्षा से पहले आपकी जो एमए है फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए।
तो आराम से जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट लगभग जुलाई अगस्त में आ जाता है। तो ये परीक्षा भी आप मान के चलें जुलाई अगस्त से बाद में ही होगी। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि वेतन और पे मैट्रिक लेवल, इंपॉर्टेंट बात है कि पे मैट्रिक जो L12 में इस भर्ती को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका ग्रेड पे, जिसको एक मानक है, निर्धारण है किसका, वेतन का, उसमें 4800 ग्रेड पे में ग्रेड फर्स्ट को रखा गया है। राज्य सरकार के नियमानुसार प्रोबेशन काल, जिसको परिवीक्षा काल कहा जाता है, उसमें आपको फिक्स वेतन मिलेगा। जो भी 30,000 28,000 मिलता है वो वेतन आपको फिक्स मिलेगा। आयु सीमा दिनांक 1/2/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। नोट पद क्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी पद आयोग द्वारा 2022 में विज्ञप्ति किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/25 को अधिक आयु के थे, उन्हें नियमों में विधित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। आयोग क्रम संख्या 4 में वर्ष 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। अतः पद क्रम संख्या 4 में जो अभ्यर्थी दिनांक 1/2025 को अधिकतम आयु के होते हैं, उन्हें नियमों में 1 साल की छूट, अधिकतम आयु में सीमा 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा पुराना नोटिफिकेशन है। जब भी आप नंबर 4 पॉइंट में इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको छूट दी गई है। इसके अलावा विज्ञप्ति में अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न श्रेणियों में छूट यहाँ दी गई है। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए आपको 5 वर्ष की छूट दे के रखी है। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग की महिला, इनको आपको 10 वर्ष की छूट दे रखी है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को आपको 5 वर्ष है। विधवा या विच्छिन्न विवाह परित्याग महिला को आपको 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा नहीं दे रखी। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। आप थोड़ा सा जब भी इसको पढ़ें तो नोटिफिकेशन को आराम से आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम से समझ में आएगा। जब भी आप फॉर्म फिल करें उससे पहले आराम से सबके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार हम देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते। हालांकि मैं मोटी मोटी चीज़ों पर, मुख्य चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, फिर भी कुछ एक चीज़ें छोटी हैं जिनको आपको समझना है। जैसे हमने अभी एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात की थी कि परीक्षा से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। परीक्षा की जो तिथि है उससे पहले आपका फाइनल ईयर का परिणाम आ जाना चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण चीज़ें, आरक्षण का कोई विशेष नई चीज नहीं है, पुराना ही है। आप सबको पता है कि वो छूट जो लगातार पिछले विज्ञप्ति में दी गई थी वो यहाँ दी गई। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चयन प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, यहां से ये सभी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या दे रखा है? अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति में अपनाया जाएगा। संबंधित सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर अधिकारी को अनुशासित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ये सबको बताया कि इसमें परीक्षा का माध्यम जो है ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा आपकी रहने वाली है, जिसमें जिसका चयन होगा उसको उस मेरिट क्रम में शामिल किया जाएगा। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि अभी आरपीएससी द्वारा अलग से किसी भी प्रकार का मंथ, महीना, किस माह में ये परीक्षा होगी, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। परीक्षा का स्थान व माह अभी सूचित नहीं किया गया है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अभी तक केवल ये मान के चलें कि तैयारी को यथावत नियमित रखना है। जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन अलग से जैसे समय होगा, आपको लगभग फिर भी आपको ये टारगेट मान के चलें कि परीक्षा की जो तिथि है वो क्या रह सकती है। इसके बारे में हम यह चर्चा करें तो यहाँ आप मान के चलें कि अगस्त सितंबर से पहले इसकी संभावना नजर नहीं आती है। अगस्त, या आप इसमें अगस्त का टारगेट आप लेके चल सकते हैं कि अगस्त 2025 के अंदर इसका एग्जाम प्रस्तावित है, एग्जाम किया जा सकता है। लेकिन मौके की बात है, कई बार जैसे पहले की परीक्षाओं में हमने अनुभव किया है कि कई बार जैसे बिल्कुल पास में आकर आप पदों की जैसे संख्या निश्चित रूप से इस परीक्षा में बढ़ेगी, मान लो पदों की संख्या इस परीक्षा में बढ़ा देते हैं, तो आपको हो सकता है कि उसमें अतिरिक्त समय मिले।
कई बार ऐसा भी होता है कि परीक्षा करवाने के बाद पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो ये उस समय की बात है। लेकिन आप यदि नियमित काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। आप इस परीक्षा के लिए नियमित जून या जुलाई या अगस्त का महीना अपनी मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी। उससे पहले परीक्षा की संभावना नहीं है। अधिकतम मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि परीक्षा सही समय रहा, सही रहा सब कुछ, तो आरपीएससी द्वारा इसकी जो परीक्षा है जुलाई माह में करवाया जा सकता है पेपर। इससे पहले मुझे संभावना नजर नहीं आती है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाएं तो आपको अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है, लेकिन आप अपना जो टारगेट है वो जुलाई मान के चलें। परीक्षा का स्थान व महापरीक्षा की इसकी बात हम कर चुके हैं। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम उक्त पदों में संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उपयुक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। ये सबको पता है कि ग्रेड फर्स्ट हो सेकंड हो, सबका जो परीक्षा का पैटर्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही रहता है। ऑप्शन वाला ये पेपर रहेगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सिलेबस आपका जारी नहीं होता है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप जब तक पुराना जो सिलेबस आपके पास है आयोग की साइट के ऊपर सन 2022 जो पुराना इससे पहले परीक्षा आयोजित हुई थी उसका जो सिलेबस आपके पास है उस सिलेबस के माध्यम से आप इसकी तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। वही सिलेबस आपका यहाँ रहने वाला है, तो इसमें आप निश्चिंत रहें कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ नहीं रहेगा। अगला जो पॉइंट है आवेदन अवधि। आवेदन का मतलब है कि ये परीक्षा के लिए आवेदन जो है कब से किए जाएंगे। आवेदन की हम बात करें तो आवेदन के लिए यहाँ दिनांक 5/11/2024 से आप आवेदन कर सकते हैं जिस भी विषय में आप इजी हैं। दिनांक 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन आपके किए जाएंगे। 1 महीने का आपको समय आवेदन के लिए दिया गया। आवेदन प्रक्रिया। आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट आरपीएससी पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों व विस्तृत विज्ञापन व संबंधित सेवा नियम अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरांत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग या हिस्सा माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी इस एग्जाम की आवेदन करते हैं तो इसमें आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आपसे कहीं से आवेदन खुद कर रहे हैं, ई मित्रा से फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन आपको ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसके नियम क्या है, किस प्रकार ये पूरा विज्ञप्ति आपको आराम से, काफी समय है आपके पास, अभी 5 तारीख से चालू होंगे फॉर्म, अभी हमारे पास 10 दिन का समय बकाया है। तो इन 10 दिन में आप नोटिफिकेशन को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ लें कि कोई कमी ना हो। इसके अंतर्गत ऑनलाइन में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2G में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये किसी एक आईडी प्रूफ विवरणों कर इंदराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। ओटीआर करना आपको बहुत जरूरी है। पहले भी कुछ अभ्यर्थियों ने कर लिया है, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं किया उनको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वो आप आपका जो एसएसओ आईडी है उस पर जाकर आप G2G सिटीजन ऐप है, वो उसमें 2-3 ऐप हैं, उसमें सिटीजन ऐप के माध्यम से आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ओटीआर किया जा चुका है वे अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल के माध्यम से G2G के उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीएल प्रोफाइल में समय के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। ये आप निश्चित रूप से पहले फाइनल कर लें कि हमें इसमें किस प्रकार में नाम में बदलाव करना है। इसके साथ साथ नोट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि या समय का नाम, पिता का नाम, ये बार बार ये बात आपको बोली जा रही है, तो आप निश्चित रूप से जो नाम में करेक्शन वगैरह है वो आप पहले करवा लें, बाद में किसी भी नाम का करेक्शन परिवर्तन नहीं होगा। नई चीज है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो ई मित्रा के माध्यम से, तो वहां आपका लाइव फोटो अपलोड होगा। ये चीज नई लग रही है। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने से पूर्व अपने
लाइव फोटो का प्रीव्यू देखकर फोटो की सुनिश्चितता करते हुए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करेंगे कि ये फोटो लाइव फोटो वाला ऑप्शन नया है कि ये निश्चित कर ले कि ये फोटो आपका ही है। यदि उसमें कुछ बदलाव होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद की रहेगी। तो ये निश्चिंत मान के चलें कि इसमें बदलाव कुछ भी होगा तो ये आपका रहेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपस्थित पत्रक पर चस्पा करते हुए तो लेकर आए। अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुत लेखक संबंधी विकल्प अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किए जाने पर श्रुत लेखक की सुविधा देय नहीं होगी। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट आवश्यक तौर पर अंकित करें। यदि ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव को आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव बाद में ही जोड़े जा सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा हम रिवीज करें कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यताएं का अनुभव विवरण आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। जैसे आज आप फॉर्म फिल करने तो आपका जो बीएड कर रखी है, एमएससी कर रखी है, उसका आपको उल्लेख करना है, बाद स्पष्ट आवश्यक तौर पर अंकित करें। ऐसी पूर्व में अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव का आवेदन पत्र में अंकित नहीं किया गया है तो आवेदक की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव का विचारणीय नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव ही बाद में जोड़े जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा, जिसे एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आप आवेदन उस ऑनलाइन आवेदन गलत सूची देने पर आवेदक के ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक जो क्रमांक है, एप्लीकेशन जो नंबर है प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू में को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये निश्चित रूप से मान लें कि आपके पास मोबाइल पर मैसेज आ गया, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया है, इसका मतलब है कि आपको उससे संबंधित फॉर्म आपका फिल हो गया। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने पर, तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। राजस्थान राज्य की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलियर श्रेणी आवेदन राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट अवश्य रूप से निकालना। ये सबको पता है कि कई बार अभी जैसे पिछली जो परीक्षाएं हुई थी उनका एप्लीकेशन नंबर मेरे से खुद से मांगा गया था कि आपने 5 साल पहले आपका चयन हुआ है तो उस परीक्षा का आप आवेदन पत्र दीजिए, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो कई बार ऐसी सुविधा आ जाती है। तो आपको जब भी इसका प्रवेश पत्र मिले या इसका जो एप्लीकेशन नंबर है, पूरा फॉर्म है, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब प्रवेश पत्र के संबंध में भी हमें एप्लीकेशन नंबर की आवश्यकता होती है। आप डाउनलोड कर लें, ड्राइव में सेव कर लें, खुद के पास प्रिंट आउट उसका जरूर रखें। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इसको माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। वापस ओटीआर का बार बार नाम आ रहा है तो ओटीआर आप जरूर ध्यान में रखें। पंजीकरण शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/4/23 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार यह पंजीकरणीय शुल्क निर्धारित किया गया था। तो निम्न प्रकार है। आप सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर श्रेणी में है, ओटीआर के अंतर्गत आपके 600 रुपए फॉर्म फीस है। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आपको 400 रुपए है। आर्थिक रूप से कमजोर शहरी क्षेत्र के यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ 400 रुपए देने होंगे। इसके साथ साथ राजस्थान राज्य की विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को समान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि जो अभ्यर्थी बाहर से हैं, अन्य राज्यों से हैं, चाहे वो आप एससी के हैं, चाहे आप एसटी के हैं, चाहे आप जनरल के हैं, आपको यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत निर्धारण शुल्क देना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया वे बजाते SSOID के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्त निर्धारित एक बार ये पंजीकरण शुल्क अवश्य जमा करो। तो ये चीजें बहुत कुछ एक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूरी विज्ञप्ति नहीं है, लेकिन उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बार बार उसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।
विशेष योग्यजन या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक क्षतिपूर्वक समय उपलब्ध करवाने के लिए विशेष निर्देश हैं। तो आपको इस निर्देश के अनुसार जो भी विशेष बालक हैं उनको करना क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन विशेष योग्यजन श्रेणी भर जाने तथा श्रुत लेखक संबंधी विकल्प का चयन किए जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है। श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देश की पालना किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुत लेखक नहीं मिलेगा। कई विद्यार्थी अपनी मर्जी से, जैसे इसमें ऑप्शन आएगा कि आपको श्रुत लेखक चाहिए तो हम कहते हैं हाँ जी चाहिए, तो आपके चाहिए नहीं चाहिए से नहीं है, उसमें आपको जो आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि आप उस शर्त को मानने, आप उस शर्त के अनुसार हैं तो ये आपको श्रुत लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा, अन्यथा आपको श्रुत लेखक की सुविधा नहीं मिलेगी। तो आप गाइडलाइन पूरी अच्छे से पढ़े कि इसमें कई चीजें दे रखी है। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो समय का श्रुत लेखक लाना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक का वाचन पत्र, श्रुत लेखक के फोटो पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि केंद्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा से पूर्व आपने यदि ऑनलाइन कर रखा है, जिस वहां भी आपका सेंटर है वहां आपको एक दिन पहले पहुंचना होगा। जैसे हम 10वीं 12वीं परीक्षा के अंतर्गत श्रुत लेखक बैठाते हैं बच्चों को, तो उससे भी यही सूचना रहती है कि आप एक दिन पहले हमें अवगत करवाएं कि इसमें श्रुत लेखक बिठा सकते हो, क्योंकि जब वहाँ चेकिंग वगैरह आती है तो इसका समस्या हो जाती है कि आपने किससे पूछकर कैसे बिठाया, इनका जो पूरा आईडी कार्ड वगैरह दिखाओ, तो वहाँ एक पूरी फाइल बनती है इनकी, तो वो आप निश्चिंत रूप से देख लें जो अभ्यर्थी श्रुत लेखक की श्रेणी में आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम एंड सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम पोस्ट स्कूल लेक्चरर परीक्षा व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा 2024 है उसका जो सिलेबस के बारे में एक पॉइंट दिया गया है, क्या कह रहा है इसमें हम चर्चा करते हैं। द एग्जामिनेशन सेल कैरी फॉर 50 मार्क्स, मतलब 450 नंबर की ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी जो पहले से ही चली आ रही है, सेम उसको रखा गया है 450, 450 अंक आपके निर्धारित किए गए। देयर विल बी 2 पेपर, इसमें 2 पेपर आयोजित होंगे। पेपर आई सेल बी ऑफ 150 मार्क्स एंड पेपर 2 सेल बी 300 मार्क्स। ड्यूरेशन पेपर 1 सेल 1.5 आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड सेल बी 3 आवर। आपके 2 पेपर आयोजित होंगे, पेपर 1 जिसमें 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, पेपर 2 जिसके अंतर्गत आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन बोथ पेपर, दोनों पेपर में जो प्रश्न है वो आपके मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। प्रत्येक गलत उत्तर का चयन करने पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जितने प्रश्न आपके गलत होंगे, 3 प्रश्न जैसे आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काटा जाएगा। वो सेम पहले वाला पैटर्न इसके अंतर्गत रखा गया है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। पार्ट 2 के अंदर हम देखें क्वेश्चन विल एग्जामिनेशन रॉन्ग आंसर सेम वही है। अब पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी 1 घंटा 30 मिनट का जो पेपर आपका है, 75 प्रश्न जिसके आपके पूछे जाते हैं आज तक के पहले जो पेपर जितने भी हुए, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, सिलेबस पिछली बार बदला था, राजस्थान जीके को बढ़ाया गया था, वो सेम रखा गया, यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जो सिलेबस होगा उसमें ये चीजें आपकी शामिल रहेंगी, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, एंड हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री के अंतर्गत आपका मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन है। राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत आपका ये पूरा राजस्थान हिस्ट्री जो ग्रेड 2 से शामिल किया गया था वो सेम सिलेबस रखा गया है। मेंटल एबिलिटी आपकी मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की है, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रश्न आपसे 5-5 प्रश्न जो पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर्स केवल लिख रखा है, अभी कोई उल्लेख नहीं है, जो सेम पहला था। जनरल साइंस आपकी रहेगी, इंडिया पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सेम पिछले पेपर के अंदर थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है, एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मुख्य रूप से हम बात करें तो ये हमारा जो पार्ट था पहले ग्रेड फर्स्ट के अंदर, पेपर सेकंड के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर था। 120 प्रश्न हमसे पूछे जाते थे सब्जेक्ट के, 30 प्रश्न हमारे थे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोजी कहते हैं। अब की बार एजुकेशनल साइकोलॉजी को, शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसको शामिल कर दिया गया है ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में। तो आपके यहाँ 75 जो प्रश्न है उसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहाँ आपकी पूछी जानी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल राजस्थान राइट चिल्ड्रन फ्री 2002 का जो एक्ट है वो पूरा आपका शामिल किया गया। ये तो 3 चीजें, एजुकेशनल मैनेजमेंट पूरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी पूरी, तो ये थोड़ी सी
यहाँ समस्या ये है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है आपको नंबर ऑफ जो नंबर कितने रहेंगे। जैसे 75 प्रश्न थे पहले, अब तक ये कंफर्म नहीं है क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। साइकोलॉजी के जैसे यहाँ 20 से 22 प्रश्न वहां आते हैं, कुछ पेडागोजी के होते हैं, तो यदि वो 20 प्रश्न यहाँ शामिल होते हैं तो पीछे वेटेज कम हो जाता है राजस्थान जीके का, इंडिया हिस्ट्री का, या हिंदी का, इंग्लिश का। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म है कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो ये भी कंफर्म लग रहा है कि 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न, और 75 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं आपका कम होगा। अब हो सकता है साइकोलॉजी के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो आगे जब भी विस्तृत इसका जो सिलेबस जारी होगा, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि जो साइकोलॉजी है वो आपकी फर्स्ट पेपर में आएगी, सेकंड पेपर में नहीं पूछी। तो ये आपका रहा पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी के नाम से जो है इसमें ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड सब्जेक्ट कंक्रीट, जहां 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं वो आपको एक बार पुराना जो सिलेबस है उसके अनुसार मान के चलना है। जब इसमें परिवर्तन होगा, इसका सिलेबस हो सकता है आपको महीने में 15 दिन में मिल जाए, तो अब आपको इस पर पूरा विस्तृत चर्चा इसकी करेंगे। पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग। अब ये पार्ट, ये जो दोनों पार्ट थे वो साइकोलॉजी के साथ ऐड थे, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। पेडागोजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि जो 30 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के थे उसमें से आप मान के चलें 20 एक प्रश्न आपके साइकोलॉजी हो सकता है 15 हो जाए, और बाकी जो प्रश्न पेडागोजी के हैं, कंप्यूटर से संबंधित है, टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट के आपके 150 प्रश्न रहते हैं, उसमें से आपके मेरे अनुमान के मुताबिक आपको 130 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, और हो सकता है 15 प्रश्न या 20 प्रश्न आपके इसके रहेंगे, किसके, पेडागोजी के, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। इसमें क्या बदलाव हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। जैसे ही सिलेबस जारी होगा उसमें उसकी पूरी सूचना आपको दे दी जाएगी। स्कीम एंड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ कोच, ये सेम है कोच के लिए भी और इसके लिए भी। अभी हमने लेक्चरर की बात की, ये स्कीम आपकी दे रखी है कोच से संबंधित ग्रेड फर्स्ट का जो पीटीआई है उसके लिए। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बताएगा जो आपको दे रखी है। ये चीजें सामान्य है, आप सबको पता है। एक चीज यहाँ ओमआर सीट के बारे में बताया। उक्त परीक्षा हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ओमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश। इसमें कहा गया है कि ईच क्वेश्चन हैव 5 ऑप्शन, mark as 1 2 3 4 5, you have darken only circle bubble indicating the correct answer on the answer sheet using blue ball point pen। नीले पेन से आपको ओमआर भरनी, आप ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा गया कि 5 ऑप्शन का आपका जो पेपर ये रहने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली परीक्षा है ग्रेड फर्स्ट की। 5 ऑप्शन करने के बाद तो यहाँ आपके 5 ऑप्शन भरे जाएंगे। 5 में से आपको 5वां जो ऑप्शन है वो आपको उस कंडीशन में भरना है। आप सबको नॉलेज है कि जो प्रश्न आपको उत्तर जिसका नहीं आ रहा है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसमें हम देख लेते हैं क्या बताया गया। इट इज मैंडेटरी फिलिंग वन द ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन देन यू हैव डार्कन द सर्कल ऑफ 5। जो आपका नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन है, जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आता है, उस संबंध में आपको 5वां ऑप्शन काला करना है, गोला काला करना है। इसका मतलब यह है कि आपको जो प्रश्न आ रहे हैं 1 2 3 4 चलेगा आपका, इसके अलावा जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस कंडीशन के अंतर्गत आपको 5वां ऑप्शन भरना होगा। ये आप ध्यान में रख के चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 5वां ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपको यहां कहा गया है कि एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क एनी ऑफ 5 सर्किल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। आपके जो प्रश्नों की संख्या है, ऐसे प्रश्न आपके 10% से अधिक हैं तो आप डिस्क्वालीफाई भी
हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, या आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें बराबर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है कि आपने 500 ऑप्शन नहीं भरा है। तो ये भूल सकते हैं अपनी इन चीज़ों को, जब भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 500 ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार हम परीक्षा की तैयारी पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे रूल्स इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक परीक्षा के लिए परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अपनी अच्छी है, लेकिन ओमआर शीट भरना, आपको पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर किस प्रकार से हमें भरना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका आप निरंतर अभ्यास अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पुराने हैं, जैसे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टेस्ट लगातार देने चाहिए, उससे आपकी काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी। ऑप्शन आपके पता चलेगा आपको किस प्रकार से फिल करना है, आपको उस विषय से संबंधित नए प्रश्न भी मिलेंगे भी, किस प्रकार का पेपर में किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आगे हम देखें महत्वपूर्ण नोट बिंदु। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये आप नोटिफिकेशन, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। कुछ एक चीज़ें आप खुद को पढ़नी है, जैसे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं साइट पर, आप सबको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम हेल्प, उसमें भी इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको पूरा विस्तृत आवेदन पत्र प्रिंट निकलवा सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपको वेबसाइट के बारे में बताया गया है कि आपको समय समय पर वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, सिलेबस कब आएगा, या कोई विशेष परीक्षा तिथि है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में, परीक्षा तिथि के बारे में सारी चीज़ें आप आराम से आपकी आयोग की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन। आयोग ग्रेड फर्स्ट के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। अभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन बहुत लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो आयोजित नहीं होगी, कब आएगी। तो वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो वो दिन आज आ चुका है। तो आप सबसे पुनः यही, अभी आप परीक्षा तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि हम समय काफ़ी पहले से खराब कर चुके हैं। हम सब पिछले 1 साल से ये चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। अब भर्ती आ गई, तो आप ये मत सोचें कि परीक्षा कब आयोजित होगी। आप अपने समय के अनुसार, जो पुराना सिलेबस आपका है उसके अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर कर लें, रेगुलर तैयारी स्टार्ट कर दें। नहीं ये समय, वैसे मैंने आपको इसकी डेट बता भी दी है कि जुलाई के अंतर्गत ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी अनुमान के मुताबिक। जुलाई आप मान के चलें, जून जुलाई, जून भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जुलाई भी आप मान के चलते, तभी भी हमारे पास इसके जो 8 से 9 महीने आराम से मिलते हैं। 8-9 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है, क्योंकि आप पिछले 1 साल से यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। केवल अब आपको रिवीजन और टेस्ट का ध्यान रखना है। रेगुलर आप निश्चिंत रूप से यदि अभ्यास करते हैं तो निश्चिंत रूप से आप सफल होंगे। इसमें आपके जो मुख्य रूप से डाउट है कि एक तो परीक्षा में सीटें बहुत कम है, ये सवाल हर एक विद्यार्थी का रहता है। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इतने कम पदों पर यह परीक्षा आयोजित नहीं होगी। निश्चिंत रूप से डीपीसी पूर्ण होने के बाद इसमें पदों में संख्या में बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी ये आरपीएससी पर डिपेंड करेगा, सरकार पर डिपेंड करेगा, लेकिन निश्चिंत रूप से आपकी बड़ी संख्या में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 8 से 10 हजार पदों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये परीक्षा इतने पदों पर आयोजित होगी तो निश्चिंत रूप से आपके जो पद हैं वो बढ़ेंगे। कितनी संख्या में बढ़ेंगे ये अनुमान नहीं है। 10 आपके जैसे, अभी जैसे बायो के 56 हैं या केमिस्ट्री के हैं 36 हैं, ये इतने पद हैं, तो ये पदों की जो संख्या है इनमें बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। जो पुरानी भर्तियां जैसे आयोजित की गई हैं पहले, आप उनसे पद कम ना मान के चलें। और यदि मान लो आज आज की संख्या में भी पद हैं वो भी कम नहीं है, जैसे मैं मानूं बायोलॉजी के 67 पद हैं, इसी तरह आपके केमिस्ट्री में 36 हैं, फिजिक्स में 153 हैं, आपके हिंदी में 250 पद हैं। ये जो पद दिए गए हैं काफ़ी संख्या में है, अधिक है, खूब पद हैं। यदि आप हमें जैसे हम बात करते हैं कि हमें तो एक पद की आवश्यकता है, उस थ्योरी को आप लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है वो आप सबसे आगे हैं, क्योंकि 90% जो विद्यार्थी है वो अभी जगेंगे और अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब तक आप अपना सिलेबस बहुत कुछ कर चुके हो। तो आपको लगातार बने रहना है, लगातार अपनी जो तैयारी जारी रखनी है। तो आज के विषय में बस इतना ही। तो मैं पुनः आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल छोड़ दें कि भर्ती में डेट नहीं आई है, परीक्षा आयोजित कब होगी, सिलेबस कब आएगा, ये चीज़ें आरपीएससी का काम है। समय समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। आपका जो लक्ष्य है वो ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता बनना है, उसके लिए आप अपनी कमर कस लें। आज से ही
अपना जो टाइम टेबल है उसको निश्चित कर ले, 10 घंटे का, 12 घंटे का, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और सभी विषयों को समान समय देते हुए आप अपनी जो तैयारी उसको स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।